हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम ईवीएस पेडागोगी में सीटेट 20 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में एक ईवीएस शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थी का कैसे शिक्षण करेंगी। आपको बताना है कि ऑनलाइन कक्षाओं में यदि आपकी क्लास में कोई दृष्टिबाधित बच्चा है तो आप उसका शिक्षण कैसे करेंगे। ए है आवाज में संदेश साझा करके, बी है ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करके, सी है सहपाठी के द्वारा व्याख्या, डी है ठोस अनुभवों का उपयोग करके। तो आप कैसे बच्चे को पढ़ाएंगे जो दृष्टि बाधित है। आवाज में संदेश साझा करके मतलब आवाज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि भाई वो बच्चा देख नहीं सकता, तो आप क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा चीजों को बोल के उसको समझाने की कोशिश करेंगे। ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करके मतलब मौखिक ज्यादा से ज्यादा व्याख्या करेंगे। सहपाठी के द्वारा व्याख्या, जैसे बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरे बच्चे से आप बोलेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट तुम बताओ, तुम्हें कितना समझ में आया। तो जब बच्चे बताते हैं तो वो उन्हें चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। तो कौन सा हो गया, सी भी हो गया। ठोस अनुभवों का उपयोग करके मतलब जो ठोस वस्तुएं होती हैं उनका उपयोग करके। तो बच्चा जब दृष्टिबाधित है तो वो ठोस वस्तुओं के बारे में उससे ज्यादा नॉलेज नहीं होगी, तो ये नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सी हो गया हमारा, ए, बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रबंध के लिए शिक्षिका को ऑनलाइन शिक्षण में रूपांतरण करना चाहिए। एक श्रवण बाधित बच्चा है, उसकी जो भी आवश्यकताएं होती है शैक्षिक, उसके लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए अपनी क्लास में, ये आपको बताना है। ए है ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता लेकर, बी है केवल उनके लिए ऑफलाइन कक्षा का प्रबंध करके, सी है उप शीर्षकों और साथ साथ अनुशीर्षकों को अपने वीडियो और पीपीटी से जोड़ना, डी है अधिक दृश्यों का उपयोग करना। जो श्रवण बाधित बच्चा है उसका आप शिक्षण किस तरह से करेंगे, जैसे क्या करेंगे, ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता लेके, मतलब जिस शिक्षक को श्रवण बाधित जो है वो जो नहीं सुन सकते, क्या करेंगे आप, जो संकेतिक लैंग्वेज जो होती है वो जो शिक्षक बोलते हैं हम उनकी हेल्प लेंगे। तो ये सही है। केवल उनके लिए ऑफलाइन कक्षा का प्रबंध करके, मतलब सिर्फ जो बच्चा है उसके लिए ऑफलाइन कक्षा का प्रबंध करेंगे तो क्या होगा, इससे जो बच्चे हैं एक दूसरे के सहयोग से नहीं सीख पाएंगे, तो ये तो सही नहीं है। सी है उप शीर्षकों और साथ साथ अनुशीर्षकों को अपने वीडियो और पीपीटी से जोड़ना, मतलब कुछ उप शीर्षक है उनको और जो भी अनुशीर्षक है उनको आप अपनी पीपीटी में और उनमें जोड़ेंगे, जो मतलब जो बोलने वाली चीजें रहेंगी उनकी जगह क्या करेंगे आप, जो देख सकते हैं बच्चे उनको आप उसका प्रयोग करेंगे। अधिक दृश्यों का उपयोग करेंगे, हम जो भी ज्यादा से ज्यादा जो देखने वाली चीजें हैं हम उनका प्रयोग करेंगे। तो इसमें क्या है, ए, सी और डी। इसका जो ऑप्शन था यहाँ पे सी नहीं था, तो ये 3 वाला ऑप्शन है। ए, सी और डी हो गया हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा पूर्व शिक्षक अपने नैतिक मूल्यों, व्यक्तित्व, हित और अभिरुचि को जानने के लिए उपयोग करेंगे। सेवा पूर्व शिक्षक कौन होते हैं, जो टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप और हम, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम एक टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं कि हम शिक्षक बनने वाले हैं, अभी हम बने नहीं हैं। तो उनके लिए क्या बोला जा रहा है कि जो सेवा पूर्व शिक्षक है अपने नैतिक मूल्यों, व्यक्तित्व, हित और अभिरुचि को जानने के लिए किसका इसमें से प्रयोग करेंगे। ये पहला है रचनात्मक आकलन उपकरणों का, दूसरा है योगात्मक आकलन उपकरणों का, तीसरा है स्व आकलन उपकरणों का, चौथा है रचनात्मक और योगात्मक आकलन उपकरणों का। तो क्या करना है कि हमें अपने नैतिक मूल्यों और हितों, व्यक्तित्व को और अपनी अभिरुचि को समझना है, तो हम क्या करेंगे, स्व आकलन करेंगे। स्व मतलब अपना खुद का आकलन करेंगे, यानी कौन सा ऑप्शन से हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ईवीएस अध्यापक ने अंकुरण विधि को समझाने के लिए विद्यार्थियों को घर के लिए एक क्रियाकलाप देने का निश्चय किया।
एक ईवीएस शिक्षिका है जो बच्चों को चाहती है कि वो अंकुरण कैसे होता है बीजों में वो बच्चों को समझाएं। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, बच्चों को एक घर से करने के लिए कोई क्रियाकलाप दिया, मतलब कोई कार्य दिया जो बच्चे घर से करके ले आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त क्रियाकलाप होगा? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सबसे उपयुक्त क्रियाकलाप हो सकता है। पहला ऑप्शन है चित्र के साथ चार्ट तैयार करना। दूसरा ऑप्शन है बीज को गमले में लगाना। तीसरा ऑप्शन है मूंग से अंकुरण को निकलते हुए देखना। चौथा है वीडियो क्लिप देखना। तो इसमें कौन सा सबसे अच्छा होगा, जो इसको बच्चे अंकुरण की विधि को अच्छे से समझ पाएंगे? क्या? मूंग से अंकुरण को निकलते हुए देखना, ये सबसे उपयुक्त क्रियाकलाप होगा। तो कौन सा ऑप्शन से हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ईवीएस की अध्यापिका ने अपने कक्षा 3 के छात्रों को अपनी छत या खुले क्षेत्र में अन्न को कटोरे में रखने के लिए कहा। उसके बाद उसने उनको एक आंकड़े की शीट तैयार करने के लिए कहा जिसमें वे उस भोजन को खाने के लिए आने वाले पक्षियों का ब्यौरा देंगे। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है, मतलब एक ईवीएस की जो शिक्षिका थी उन्होंने अपने कक्षा 3 के छात्रों को कहा कि आप अपनी छत पे या खुले में कहीं पे एक दानों का कटोरा रखिए और उसके बाद आप क्या कीजिए कि उस भोजन को खाने के लिए जो जो भी पक्षी आ रहे हैं उनके बारे में आप ब्यौरा दीजिए। तो इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य है ये आपको बताना है। छात्रों को घर में व्यस्त रखना। दूसरा ऑप्शन है छात्रों को उन पक्षियों के लिए संवेदनशील करना जो कि लुप्त होने की कगार पे हैं। तीसरा ऑप्शन है पक्षियों की जातियों और उनके खान पान की आदतों के प्रति अवलोकन कौशल का विकास करना। चौथा ऑप्शन है जीवित प्राणियों के प्रति सहानुभूति उनके मन में बैठाना। तो छात्रों को घर में व्यस्त रखना, तो इसके लिए तो कोई बहुत से और तरीके भी हैं। छात्रों को उन पंछियों के लिए संवेदनशील करना जो कि लुप्त होने की कगार पे हैं। तो जो लुप्त होने की कगार पे है वो जो पंछी है जरूरी नहीं है कि वो बच्चों ने जो भोजन डाला है वो खाने के लिए आए ही। पंछियों की जातियों और उनके खान पान की आदतों के प्रति अवलोकन कौशल का विकास करना, ये क्या है? यही उद्देश्य है शिक्षिका का कि जो अन्न का कटोरा बच्चों ने रखा है तो उसको खाने के लिए कुछ पंछी आएंगे तो बच्चे अवलोकन करेंगे कि जो पंछी आ रहे हैं अलग अलग जातियों की उनकी खाने की आदतें क्या क्या है। जीवित प्राणियों के प्रति सहानुभूति उनके मन में बिठाना। तो इसके भी कई और भी तरीके हैं, सिर्फ एक यही तरीका नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन से हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक ने कक्षा में हमारे देश के उत्सवों पर विचार विमर्श किया। मतलब एक अध्यापक ने क्या किया, कक्षा में हमारे जो भी उत्सव हैं उनके बारे में विचार विमर्श किया। विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद कुछ उत्सव आम हैं और पूरे देश में मनाए जाते हैं। तो कुछ हमारे देश में क्या है कि कुछ इतनी भी विभिन्नताएं हैं, फिर भी क्या होता है कि कुछ उत्सव जो होते हैं, कुछ त्योहार जो होते हैं वो आम होते हैं और पूरे देश में मनाए जाते हैं। वह कौन सी संकल्पना का कक्षा में विचार करने की कोशिश कर रहे हैं? पहला है हमारे जीवन में उत्सवों के मूल्य। दूसरा ऑप्शन है विभिन्न संस्कृतियों में एकता। तीसरा ऑप्शन है उत्सवों में कोई सांस्कृतिक या प्रादेशिक अवरोध नहीं होता है। चौथा है उत्सव हमें शांति और आनंद देते हैं। तो उनका क्या विचार है कि विभिन्न संस्कृतियों में जो एकता है उसके बारे में बात करना, क्योंकि क्या होता है इतनी विभिन्नताओं के बावजूद भी कुछ उत्सव क्या होते हैं, एक सेम होते हैं। तो वो हमें क्या सिखाते हैं कि क्या होता है कि जो ये है ये हमें सिखाते हैं कि हमें अभी भी कुछ ना कुछ कॉमन चीजें होती हैं। तो ये क्या है, हमारी एकता का प्रतीक है। कौन सा ऑप्शन से हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका भोजन संरक्षण की तकनीकियों का शिक्षण दे रही हैं। उनके लिए उत्तम युक्ति है, मतलब एक टीचर है वो क्या कर रही है, अपने बच्चों को भोजन की संरक्षण की कुछ विधियां बताना चाहती हैं। तो उनके लिए कौन सी सबसे उपयुक्त विधि होगी ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है अपने आप विभिन्न संरक्षण विधियों के प्रतिरूपों का चार्ट बनाकर उनका प्रयोग करना। मतलब शिक्षिका क्या करें कि वो संरक्षण विधियों का एक चार्ट बनाएं और उनको बच्चों को दिखाएं। तो ये तो सही नहीं होगा।
दूसरा क्या कह रहा है, भोजन के उन नमूनों का प्रदर्शन करना जिन्हें संरक्षित किया जाता है, मतलब वो चीजें दिखाएं वो जिसके द्वारा बच्चे, तो इसमें क्या होगा कि बच्चे जो है निष्क्रिय रूप से देखेंगे। बच्चे सबसे ज्यादा अच्छे से कहाँ सीखते हैं, जहां वो खुद सक्रिय होते हैं, वो खुद कार्य करते हैं, तो ये भी तो नहीं सही होगा। तीसरा ऑप्शन करा है विभिन्न संरक्षण विधियों का पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण करना या छोटे छोटे वीडियो क्लिप दिखाना, मतलब जो भी संरक्षण विधियां हैं उन पे क्या करें, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाएं और क्या, या छोटी छोटी वीडियो की क्लिप्स दिखाएं, तो ये भी ज्यादा अच्छा नहीं होंगे। यहाँ पे बच्चा क्या है, निष्क्रिय है। चौथा क्या कह रहा है, अड़ोस पड़ोस में क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन करके घरों में उपयोग होने वाली संरक्षण विधियों का अवलोकन करना, तो इसमें क्या होगा कि बच्चा खुद जाएगा, लोगों से पूछेगा, जानेगा कि उनके घर में कौन कौन सी संरक्षण विधियों का उपयोग हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, बच्चा सक्रिय है और लोगों से बातचीत करके, इंटरेक्शन करके खुद सीखेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ईवीएस पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका एनसीईआरटी के पाठ 2 फुलवारी पढ़ा रही हैं। शिक्षण के लिए वह निम्न में से किन संसाधनों का उपयोग कर सकती हैं। एक ईवीएस की शिक्षिका है जो कि क्लास 2 की एक चैप्टर है फुलवारी, उसको पढ़ा रही है। तो आपको बताना है कि इसमें से वो किस संसाधन का उपयोग कर सकती हैं। ए भारत का मानचित्र, बी मधुबनी चित्रकला, सी विभिन्न स्थानीय फूल, डी कार्य पत्रक। तो कौन सा वो फुलवारी पढ़ाने में कौन कौन सा, भारत का मानचित्र, इसका भी उपयोग कर सकती हैं कि भारत के मानचित्र के द्वारा वो बता सकती हैं कि विभिन्न अलग अलग देशों में कौन कौन से फूल या अलग अलग जगहों पे कौन कौन से फूल पाए जाते हैं। मधुबनी चित्रकला, जो ये बिहार की एक प्रसिद्ध चित्रकला है, इसमें भी फूलों का उपयोग होता है, फूलों से इसमें रंग बनाए जाते हैं, ये भी सही है। विभिन्न स्थानीय फूल, मतलब हर जगह की जो अलग अलग जगहों के जो फूल हैं उनका भी वो उपयोग कर सकती हैं। कार्यपत्रक, मतलब एक आप शीट दे दीजिए बच्चों को और उनको बताइए कि अलग अलग फूलों के क्या गुण हैं, उनको लिख के लाइए, तो ये इनका भी प्रयोग किया जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ए बी सी और डी, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को अनाधिकार शिकार के प्रति संवेदनशील करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रभावकारी होगी। मतलब विद्यार्थी, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को आप ये बताना चाहती हैं कि जो अनधिकार रूप से, मतलब जो शिकार करते हैं हम लोग, उसके प्रति हम बच्चों को संवेदनशील करना चाहते हैं कि जिनका हमें अधिकार नहीं है जानवरों का शिकार करने का, हम वो उनके प्रति बच्चों को संवेदनशील बनाना चाहते हैं। तो हम इसमें से किसका उपयोग सबसे अच्छा होगा। पहला ऑप्शन है वाद विवाद करवाना, दूसरा ऑप्शन है समाचार पत्र की क्लिपिंग दिखाना, तीसरा ऑप्शन है पोस्टर प्रस्तुत करना, चौथा ऑप्शन है नारे लिखना। तो इसमें से सबसे अच्छा वाद विवाद करवाना, समाचार पत्र की क्लिपिंग दिखाना, तो ये सबसे अच्छा उपयुक्त होगा, क्योंकि अलग अलग समाचार पत्रों में जो भी चीज़ें आती रहती हैं आप उनको दिखाइए, तो बच्चे क्या होंगे, उनको पढ़ेंगे, उनके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में जानेंगे और सब चीज़ों को वो अच्छे से समझ पाएंगे। कभी कभी पेपर में क्या होता है कि समाचार पत्रों में आपको कुछ एनालिसिस भी आते हैं, तो उनको भी बच्चे पढ़ेंगे, तो वो उनकी जो समझ है वो विकसित होगी। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि के मुद्दे के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील करने का प्रभावशाली तरीका है। मतलब व्यवसाय में कि ये काम सिर्फ स्त्रियां कर सकती हैं, ये काम सिर्फ पुरुष कर सकते हैं, ऐसी जो छवि बन गई है उसके प्रति विद्यार्थियों को अगर आप संवेदनशील बनाना चाहते हैं तो आप इसमें से कौन सा सबसे प्रभावशाली तरीका हो सकता है। पहला ऑप्शन है सामाजिक मीडिया, दूसरा ऑप्शन है नुक्कड़ नाटक, तीसरा ऑप्शन है समाचार पत्र, चौथा ऑप्शन है रेडियो। तो कौन सा सबसे अच्छा है, नुक्कड़ नाटक। कि नुक्कड़ नाटक में क्या होता है कि आप जो है नाटक करके चीज़ों को अच्छे से आप प्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत जीवंत तरीके से बच्चों के सामने कोई भी चीज़ आप प्रेजेंट करेंगे। सामाजिक मीडिया से वो हो सकता है उतने अच्छे से ना, लेकिन जब आप नाटक बच्चे देखते हैं तो क्या करते हैं, वो खुद को उससे रिलेट करके देख पाते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ पाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर
सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों को सफल करने के लिए पाठ्यचर्या आधारित होना चाहिए। मतलब किस पे आधारित, पर्यावरण अधिगम किन किन पे आधारित होना चाहिए? पर्यावरण के साथ अधिगम, पर्यावरण के लिए अधिगम, पर्यावरण से अधिगम। तो पर्यावरण के लिए अधिगम तो होना चाहिए, पर्यावरण से अधिगम, पर्यावरण से अधिगम ये भी हो सकता है, लेकिन के साथ अधिगम नहीं। क्या है, पर्यावरण के बारे में अध्ययन अधिगम, हाँ पर्यावरण के बारे में हमें अध्ययन अधिगम करना चाहिए, लर्निंग करनी चाहिए। और पर्यावरण के माध्यम से अधिगम, हाँ पर्यावरण के द्वारा भी हमें लर्निंग करनी चाहिए। पर्यावरण के लिए अधिगम, ये हमें पर्यावरण के लिए भी अधिगम करना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि पर्यावरण में क्या प्रॉब्लम हो रही है, हम उनमें कैसे सुधार कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। पर्यावरण मध्य अधिगम ऐसा कुछ नहीं होता है, पर्यावरण के लिए अधिगम, पर्यावरण मध्य अधिगम नहीं होता है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर सेकंड, कि हम पर्यावरण के बारे में अधिगम करें, मतलब पर्यावरण को समझें, पर्यावरण के माध्यम से अधिगम करें, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, पर्यावरण से इंटरेक्शन करके ही तो चीज़ों को सीखते हैं। और पर्यावरण के लिए अधिगम करें, जो भी पर्यावरण में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं हम उनका कैसे सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, इसका भी हमें अधिगम करना चाहिए, लर्निंग करनी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक ने अपने छात्रों को विद्यालय के बगीचे में गुलाब के पौधों को ढूंढने के लिए कहा। एक अध्यापक है, उन्होंने क्या कहा अपने स्टूडेंट्स के कि आप बगीचे से गुलाब के फूल ढूंढकर ले आइए। छात्रों ने देखा कि कुछ में फूल नहीं खिलते हैं, मतलब कुछ पौधों में क्या है, फूल नहीं खिलते हैं। उसने उन्हें निर्देश दिया कि वे पौधों को प्रतिदिन देखेंगे कि कितने दिन में उसमें बहार आती है। तो शिक्षक ने क्या कहा, बच्चों से कहा कि आप लोग देखिएगा कि इन पौधों में कब तक फूल खिलते हैं। यहाँ पर अध्यापक निम्न में से क्या विकास करना चाहते हैं? तो इसमें से बच्चे क्या, अध्यापक जो है वो बच्चों में क्या विकसित करना चाहते हैं, ये आपको बताना है। प्रयोग में आंकड़ों को दर्ज करने का कौशल, बी है छात्रों में जिज्ञासुता, सी है प्राकृतिक सौंदर्य के अजूबे देखना, डी है फूलों को पुष्पित होने की क्रिया का आनंद लेना। तो इसमें जो अध्यापक है वो क्या बच्चों में विकसित करना चाहते हैं? प्रयोग में आंकड़ों को दर्ज करने का कौशल। हाँ, इस चीज को यूज करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि बच्चे अब देखेंगे रोज, तो वो रोज देखेंगे कि हाँ आज क्या हुआ है, आज कली आई है, कल ये होगा, फिर धीरे धीरे ऐसे बढ़ेगा। तो ये क्या करें, बच्चे आंकड़े दर्ज करेंगे कि इस तारीख को इस पौधे में फूल आए हैं, इस तारीख को इस पौधे में कली आई है। तो वो इस क्या कर रहे हैं, आंकड़े दर्ज कर रहे हैं। छात्रों में जिज्ञासुता, इसका भी वो विकास कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, बच्चों में जिज्ञासा आएगी कि हाँ इस पौधे में फूल कब तक आते हैं, वो और जानने को इच्छुक होंगे। तो ये भी सही है। प्राकृतिक सौंदर्य के अजूबे देखना, ये नहीं, ये हमारा जो है, अगर यही देखना होता तो वो और कहीं ले जाते बच्चों को, और भी बहुत अच्छे अच्छे अजूबे जो होते हैं उनको दिखाते। ये नहीं, ये फूलों को पुष्पित होने की क्रिया का आनंद लेना, मतलब आनंद लेना भी हमारा उद्देश्य नहीं। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ए और बी, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैफिक स्थल या चौराहे पर कुछ व्यक्ति अपने वाहन का इंजन बंद नहीं करते। एक ईवीएस शिक्षिका ने इस विषय पर कक्षा में चर्चा की। वह छात्रों को क्या संप्रेषित करना चाहती है? मतलब एक ईवीएस की शिक्षिका है, वो अपने बच्चों को बता रही हैं कि क्या होता है कि जो ट्रैफिक स्थल होते हैं, जो चौराहे होते हैं, जहाँ पे क्रॉसिंग्स होती हैं आने जाने के लिए और लोगों को, तो वहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, अपने वाहन के इंजन नहीं बंद करते। इस बात पर वो अपने बच्चों की क्लास में चर्चा कर रही। तो इसके द्वारा वो, इस वाक्य के द्वारा वो अपने बच्चों में क्या प्रेषित करना चाहती हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं, ये आपको बताना है। वायु और ध्वनि प्रदूषण, बी है अनवीकरणीय संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना, सी प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग, डी सरकार इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठा पा रही है। तो क्या वायु और ध्वनि प्रदूषण ये तो कर रही है कि वो बच्चों को बताना चाहते हैं कि इससे क्या होता है, वायु और ध्वनि प्रदूषण भी होता है। और बी है अनवीकरणीय, मतलब जिनको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, उन संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना, ये भी बच्चों को वो बता रही है इसके द्वारा।
प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग, कि किस तरह से प्राकृतिक संसाधनों का लोग दुरुपयोग करते हैं, ये भी सही है। सरकार से इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठा रही है, मतलब कि सरकार इसके रोकने के लिए कदम नहीं उठा रही है, मतलब कैसे कदम सरकार को उठाने चाहिए, ये भी वो बच्चों को बताना चाहती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ए, बी, सी और डी, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने छात्रों को उन तरीकों को बता रही हैं जिससे वे अपने घरों को पर्वों के दौरान सुसज्जित करते समय स्थानीय पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। उस चर्चा का उद्देश्य है, मतलब एक शिक्षिका क्या कर रही है, अपने बच्चों को उन तरीकों के बारे में बता रही है जिसके द्वारा वो अपने घरों को, जब उनके यहाँ कोई फेस्टिवल हो या कुछ हो ऑकेजन, तो वो क्या करें, अपने घरों को जो स्थानीय पदार्थ हैं उनके द्वारा सजा सके। तो इस चर्चा का क्या उद्देश्य है ये आपको बताना है। ए है छात्रों की रचनात्मकता में वृद्धि करना, बी है स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करके अपनी कला और संस्कृति को सुरक्षित करना, सी है स्थानीय विक्रेता की सहायता करना, डी है यह साझा करना कि यह वस्तुएं सस्ती होती हैं। तो इसके पीछे शिक्षिका का क्या उद्देश्य है, छात्रों की रचनात्मकता में वृद्धि करना, ये तो है कि क्या करेंगे बच्चे, जब अपनी स्थानीय चीजों का, जो उनके पास उपलब्ध चीजें हैं उनसे कुछ बनाएंगे तो रचनात्मकता उनकी उसमें वृद्धि होगी। स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करके अपनी कला और संस्कृति को सुरक्षित करना, ये भी बच्चे सीख पाएंगे। स्थानीय विक्रेता की सहायता करना, यह साझा करना कि यह वस्तुएं सस्ती होती हैं। तो क्या है, इस कौन सा ऑप्शन सही है, स्थानीय विक्रेता की सहायता करना, ये भी इनका उद्देश्य है। क्या होगा इससे कि जो बच्चे हैं वो स्थानीय विक्रेताओं के बारे में भी क्या होंगे, सजग होंगे, कि जो स्थानीय लोग होते हैं हम उनके बारे में भी सोचें, जो छोटी मोटी चीज़ें जो अपनी कला को सुरक्षित रखते हैं, जो हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं उनको बेचते हैं, तो उनके प्रति भी उनमें सम्मान की भावना आएगी। यह साझा करना कि यह वस्तुएं सस्ती होती हैं, मतलब कि इससे क्या होगा, वो जान पाएंगे कि जो ये वस्तुएं होती हैं वो भी सस्ती होती हैं। ये भी उनका उद्देश्य है कि जो ये वस्तुएं होती है, स्थानीय जो वस्तुएं होती हैं वो सस्ती होती हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ए, बी, सी और डी, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थी के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़े को इकट्ठा कर सकता है। इसमें से कौन सा ऐसी टेक्निक है जो क्या करता है, बच्चों के जो पर्यावरण अध्ययन के जो आकलन के जो सबसे गुणात्मक, यानी कोई गुणों का जो आकलन को अगर आप देखना चाहते हैं तो उनके आंकड़ों को इकट्ठा करने का एक जो है वो अच्छा साधन है। ए है दृष्टांत अभिलेख, दूसरा है पेपर पेंसिल परीक्षण, तीसरा है कार्यपत्रक, चौथा है क्रम निर्धारण मापनी या रेटिंग स्केल। दृष्टांत अभिलेख क्या होता है कि जब भी आप कोई चीज देखिए, मतलब आपने देखा और उसको रिकॉर्ड कर ले, मतलब जब आपकी नजर पड़ी उस पर, जब आप बच्चा एक्टिविटी कर रहा है उसी समय आप क्या कीजिए, उसको लिख लीजिए उसकी बच्चे ने इस समय ये एक्टिविटी की। पेपर पेंसिल परीक्षण, मतलब पेपर पेंसिल परीक्षण जब आप करते हैं तो कार्यपत्रक, मतलब आप कोई बच्चे को शीट देते हैं, कोई कार्य करने के लिए उसको टास्क देते हैं। क्रम निर्धारण मापनी, मतलब रेटिंग स्केल जो होता है कि आप बच्चे को रेट दे दिए। तो गुणात्मक का जब आप करना चाहते हैं तो क्रम निर्धारण मापनी से आप उसके गुणों का क्या करते हैं, आकलन नहीं कर सकते। कार्यपत्रक से भी आप उसके गुणों का आकलन नहीं कर सकते। पेपर पेंसिल परीक्षण से भी आप छात्र के गुणों का आकलन नहीं कर सकते। लेकिन जो दृष्टांत अभिलेख है, मतलब जब आपने चीजों को देखा उसी समय आप क्या कीजिए, उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। तो ये क्या है, वो उसके गुणों को आप रिकॉर्ड करते हैं कि या किसी फील्ड वर्क में या उसने किसी की मदद की, तो इन सबको क्या कीजिए आप उसी समय नोट कर लीजिए। तो क्या है ये, इससे उसका गुणात्मक ये आंकड़े होते हैं, इसके द्वारा हम विद्यार्थियों के गुणों का आकलन कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।